तो आपके अनुसार अमरपुर की सबसे बड़ी समस्या क्या है और आप उन्हें कैसे हल करेंगे? हमारी जनता ये जानना चाहेगी। कि सबसे पहला तो अभी अमरपुर बाजार बाईपास के लिए लोग बहुत परेशान हैं बहुत दिनों से। और जैसा कि सुनने में आया है कि कैबिनेट ने पारित कर दिया है जी। काफ़ी लंबे अरसे के बाद, संघर्ष के बाद। तो एक तो समस्या ये है, उसको हम लोग त्वरित कार्रवाई करवाने का प्रयास करेंगे, जल्द से जल्द वो हो जाए। दूसरा है कि अमरपुर में आप सिरामिक फैक्ट्री देखा करते हैं जो कि आपके समुखिया में है। नमस्कार, मैं प्रभात कुमार और आप देख रहे हैं अपना बाका, एक ऐसा मंच जहां नेता नहीं जनता बोलती है और जनता के सवालों का जवाब दिया जाता है। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इनका परिचय देना चाहूँगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं अमरपुर विधानसभा से महागठबंधन के संभावित प्रत्याशी और वर्तमान में द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन श्री जितेंद्र सिंह जी, जो पूर्व में भी अमरपुर विधानसभा से महागठबंधन यानी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रह चुके हैं और इनकी उपस्थिति काफ़ी मजबूत देखने के लिए मिली थी हमें। जीत हार का अंतर भी काफ़ी कम रहा था, 3000 वोटों से इन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया था और 3000 वोट का अंतर रहा था। हम जानेंगे क्या सच में अमरपुर विधानसभा में बदलाव का कोई रोड मैप है या ये फिर चुनावी हवा चल रही है। तो इस कड़ी में हम इनसे कुछ सवाल पूछते हैं। तो जितेंद्र सिंह जी, मैं आपसे पहला सवाल पूछना चाहूँगा, व्यक्तिगत तौर पे भी, और जनता को बताना चाहूँगा, जानकारी देना चाहूँगा कि आपने राजनीति में आने का फैसला क्यों किया? राजनीति क्या सेवा है या सिर्फ सत्ता प्राप्ति का माध्यम है? सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं और आपने मौका दिया। राजनीति में आने का सबसे बड़ा कारण है कि हमारे फैमिली बैकग्राउंड में जो है, मेरे पिताजी समाज सेवा में थे, मेरे बाबा प्रमुख थे बाराहट ब्लॉक के जी। और हम लोगों का पब्लिक से जुड़ाव सब दिन रहा है, हमेशा से रहा है, पूर्वजों से रहा है। और उसी कड़ी को हम लोग समाज सेवा के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहते हैं, राजनीतिक माध्यम से समाज सेवा करते हैं या बढ़ाना चाहते हैं। सर, आपने अमरपुर को ही क्यों चुना जन सेवा के लिए या राजनीतिक कार्य भूमि के लिए, अपने कार्य के लिए अमरपुर को ही क्यों चुना? बिल्कुल ऐसा है कि अमरपुर 2011 हम बांका जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, 2007 में बने थे। संगठन का लोकसभा उपाध्यक्ष बने जब बांका लोकसभा संगठन युवा कांग्रेस का रिजर्व हो गया अध्यक्ष पद, तो उपाध्यक्ष के पद पे हम निर्वाचित हुए। और 2010 में विधानसभा लड़ना चाहते थे जी। पार्टी से टिकट नहीं मिला, तो अमरपुर हमने जिला परिषद चुनाव लड़ने का काम किया 2011 में जी। और सच बताएं तो आपको, अमरपुर में लोग, हम अपने डायरी में पंचायत का नाम लिख के गए थे और लोगों ने हमको लोगों ने हमको भरपूर समर्थन दिया। अब मात्र 113 मत से हम पीछे रहे जी। तो जिस पंचायत में हम का नाम भी हमको पता बढ़िया से नहीं था, लेकिन वहां के लोगों ने जो स्नेह और प्रेम दिया, तो उसी समय से हम अमरपुर के हो करके रह गए। उसके बाद 2012 में कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन बने जी। बैंक चेयरमैन बनने के बाद भागलपुर कमिश्नरी चेयरमैन बनने के बाद पूरा क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आ गया, अमरपुर और बांका जितना भी है, बांका भागलपुर। 2016 में मेरी पत्नी उसी सीट पे जिला परिषद लड़ती है जी। और चुनाव जीत कर आती है और जिला परिषद उपाध्यक्ष के पद पे वो काम करने का उनको मौका मिलता है। पार्टी ने मुझे 2020 में टिकट दिया। 2020 में मेरी मां का डेथ चुनाव में ही हो गया, उसके बावजूद लोगों ने भरपूर समर्थन दिया, सभी के पास हम नहीं पहुंच पाए और फिर मामूली मत से लगभग 3000 मत से हम पीछे रहे। तो अमरपुर इसलिए कि अमरपुर मेरी कर्मभूमि है, अमरपुर के होके हम रह गए। सच तो यही है कि मेरा अपना खुद का वोट भी अमरपुर में नहीं है, लेकिन जितना समर्थन और प्रेम लोगों ने मुझे दिया है, शायद अमरपुर वाले को भी उतना नहीं मिलता होगा जी। तो मैं अमरपुर का होके रह गया हूँ। तो काफी लंबे अरसे से आपका जुड़ाव रहा है और आपने अपने अंतर मन में ये बिठा लिया है कि कर्मभूमि जो है वो अमरपुर ही होनी चाहिए आपकी। नहीं, अमरपुर के लोगों ने मुझे जो है चुना है
अमरपुर के लोगों ने चुना है, जो कि कर्मभूमि तो मेरा, हम वहाँ के सेवा कर रहे हैं तो कर्मभूमि तो है ही मेरा, लेकिन लोगों ने जो इतना समर्थन और प्रेम दिया उस बदौलत मेरा जो है वही अंतिम है मेरा, कि अमरपुर फर्स्ट है और लास्ट है, अमरपुर ही अपना कर्मभूमि है। तो आप जैसा बता रहे हैं सर कि आपका जुड़ाव काफ़ी लंबे अरसे से है अमरपुर के लोगों के साथ, तो आपके अनुसार अमरपुर की सबसे बड़ी समस्या क्या है और आप उन्हें कैसे हल करेंगे? हमारी जनता ये जानना चाहेगी। देखिए, सबसे पहला तो अभी अमरपुर बाजार बाईपास के लिए लोग बहुत परेशान हैं बहुत दिनों से, और जैसा कि सुनने में आया है कि कैबिनेट ने पारित कर दिया है जी, काफ़ी लंबे अरसे के बाद, संघर्ष के बाद। तो एक तो समस्या ये है, उसको हम लोग त्वरित कार्रवाई करवाने का प्रयास करेंगे, जल्द से जल्द वो हो जाए, कि बहुत दिनों से अमरपुर का ये समस्या है, काफ़ी दिनों सुन रहे हो रहा है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं, लेकिन नहीं है, जमीन पे वो काम दिखता नहीं है, हुआ भी नहीं है, शुरू भी नहीं हुआ है, सिर्फ पेपर के माध्यम से हम लोग सुन रहे हैं कि वो वहाँ पर उसका पास हो गया है। पहला ये हो गया। और दूसरा है कि अमरपुर में आप सिरामिक फैक्ट्री देखा करते हैं, जो कि आपके समुखिया में है। हाँ, समुखिया में एक सिरामिक फैक्ट्री हुआ करता था और है भी, लेकिन वो बंद पड़ा है। पूर्व सीएम हमारे चंद्रशेखर सिंह जी ने काम बनाने का काम किया था, चालू लेकिन नहीं हो पाया। तो अमरपुर का विकास यही हमारा लक्ष्य है। अमरपुर बांका जिले का सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र कहा जाए तो बांका जिले में वही है, नगर पंचायत के तौर पे। अमरपुर को अनुमंडल बनाना चाहिए, अनुमंडल का अधिकार जो है अमरपुर का है, हक बनता है। तो हमारी लड़ाई है कि अमरपुर का विकास हो, अमरपुर जो है नगर पंचायत से नगर अनुमंडल बने हुए। बांका जिला में एकमात्र अनुमंडल है जो बांका ही है। अनुमंडल के लिए हम लोग प्रयासरत करेंगे, अनुमंडल का दर्जा मिलना चाहिए, इसके लिए आप प्रयासरत रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा सर, बहुत सारे नेता आते हैं हमारे यहाँ पे, तो आप खुद को बाकी नेताओं से अलग कैसे मानते हैं? जनता को ऐसा क्यों विश्वास होगा कि आप बाकियों से अलग हैं, आपके वादे झूठे नहीं होंगे, हवा हवाई नहीं होंगे, या आपका विकास का रोड मैप इनसे अलग होगा? देखिए, जनता तो ये जानती है कि जितेंद्र सिंह अन्य लोगों से अलग है, अन्य नेताओं से मेरा काम करने का तरीका अलग है, नहीं तो हमको इतना समर्थन और प्यार नहीं मिलता। भागलपुर कोऑपरेटिव बैंक का 2 बार चेयरमैन रहने का, पिछला 2012 में जीते थे और अभी इस बार 2023 में जीते, तो भारी मतों से जीते, पूरे बिहार में सर्वाधिक मत से हम चुनाव जीते। और लोगों ने जात पात धर्म पार्टी छोड़कर मत दिया, सिर्फ इसका एकमात्र कारण है कि मेरा काम करने का तरीका अलग है। हम किसी बिचौलिए के माध्यम से नहीं जाते हैं जी। किसी बिचौलिए के माध्यम से लोग मेरे पास नहीं आता है, लोग डायरेक्ट मेरे पास आते हैं और सभी का फोन उठाते हैं। सब जिसका जो समस्या है वो कोशिश रहता है उनका तुरंत समाधान करें, विपक्ष में रहते हुए। जहां अधिकार है अधिकार वहां पर अधिकार से करते हैं, जहां अधिकार नहीं रहता है वहां पर भी आग्रह और दबाव बनाने का काम करते हैं कि लोगों का काम हो। मतलब आप इस संदर्भ में कहना चाह रहे हैं कि बाकी नेताओं के पास पहुंचने के लिए लोगों को अलग अलग सीढ़ियां, अलग अलग दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं, लेकिन आपके यहाँ पे अगर लोग आना चाहें या जनता आपके पास समस्या लेकर आती है तो वो सीधे आपसे जुड़ती है और आप उसका हर संभव समाधान करने का कोशिश करते हैं। एक और मुद्दा उठता रहता है अमरपुर की राजनीति में, जो कि काफ़ी चर्चा में रहता है, लोग उसकी बात करते हैं कि क्षेत्रीय स्थानीय प्रतिनिधित्व की बात, कि कैंडिडेट क्षेत्रीय होना चाहिए, स्थानीय होना चाहिए, जो कि आज तक अमरपुर को कभी मिला नहीं है वैसे, लेकिन ये चर्चा होती रहती है। तो इस पे आपका क्या स्टैंड है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मुद्दा उठाने वाले जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो उठाते हैं। अच्छा। मुद्दा जनता नहीं उठाती। और बांका लोकसभा का इतिहास है कि बांका में प्रतिनिधित्व लोग वैसे लोगों को करने का मौका मिला जो कि क्षेत्र के नहीं रहते हैं। हाँ। लोगों ने चुनने का भी काम किया है और सच यही है कि सबको, आप लोगों को पता है कि बांका में जो विकास हुआ है, जैसे बाबू दिग्विजय सिंह सांसद हुआ करते थे, मंत्री, केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, उनके चलाए हुए रेल पे लोग आज चलता है। तो बांका में जो विकास किया तो लोगों ने उनको निर्दलीय भी जिताने का यहाँ पर काम किया। बिल्कुल किया। तो निश्चित तौर पे बांका की जनता विकास पे भरोसा करती है और जिताने का काम करती है। और ये बाहरी और क्षेत्रीय का मुद्दा वही उठाते हैं जो कि सच में यही है कि वो बांका में निवास नहीं करते हैं, उनका निवास स्थान भी बांका से बाहर है। और लोगों का 90% जो भी समस्या होता है वो बांका जिले में होता है, जिला मुख्यालय में होता है, प्रखंड में होता है। और
मेरा घर 8 किलोमीटर जिला मुख्यालय से है। हम कंप्लीट लोगों के लिए उपलब्ध रहते हैं, जिला में रहते हैं। और सबसे अधिक यदि कहा जाए तो विधानसभा में हमारा ही समय कटता है। और ये मुद्दा उठाने वाले लोग निश्चित तौर पे जिले से बाहर के लोग हैं, जो सिर्फ यहाँ के जन्म यहाँ के बोलते हैं हमारा यहाँ पर घर है, लेकिन वो रहते कहीं और निवास करते हैं जी। तो ये एक तरह का राजनीतिक नैरेटिव बिल्कुल। क्रिएट करने का काम करते हैं वो, और कुछ नहीं है। कुछ नहीं। क्षेत्रीय या स्थानीय जैसी कोई बात है नहीं। नहीं, बांका की जनता तो आप देख रहे हैं, चंद्रशेखर सिंह यहाँ पे सीएम आकर के बने, विधायक बने, मंत्री बने, सीएम बने, प्रताप सिंह जीते, और दिग्विजय सिंह, जो दिग्विजय सिंह को आज लोग याद करते हैं। आज हम लोग सिरामिक फैक्ट्री के बारे में बात करते हैं जी। तो सिरामिक फैक्ट्री किन्होंने बनवाया? चंद्रशेखर सिंह ने बनाया। उन्हीं के तो कार्यकाल लोग, में। हाँ बिल्कुल, तो लोगों ने विकास करने वाले लोगों को चुनने का काम बांका की जनता करती है, अमरपुर की जनता करती है। एक और सवाल आपसे करना चाहेंगे सर। 2020 विधानसभा चुनाव की बात करते हैं, जिसमें आपने द्वितीय स्थान प्राप्त किया था और हार जीत का अंतर काफ़ी कम रहा था, जैसा 3000 कुछ वोटों का अंतर था। तो पिछले 5 सालों में ऐसा क्या बदला है कि अभी मैं देख पा रहा हूँ कि जनता में एक होड़ लगी हुई है कि इस बार जितेंद्र सिंह जी को मौका दिया जाए? ऐसा क्या बदला है? आपने ऐसा क्या किया आखिर पिछले 5 सालों में? 5 साल कंप्लीट क्षेत्र में है, लोगों के सुख दुख में शामिल हैं, और ये नहीं देखे कि किसने हमको मत दिया, किसने नहीं दिया। तो यही एक आधार है, यही एक कारण है कि आज जनता जो है चाह रही है कि हम, मुझे भारी समर्थन, हम तो क्षेत्र घूम रहे हैं, भारी समर्थन मिल रहा है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में जो है, और बांका जो अमरपुर का विकास होना चाहिए था वो हुआ नहीं है। जिस आशा उम्मीद के साथ लोगों ने चुनने का विधायक का काम किया, यहाँ के विधायक हमारे बिहार सरकार में माननीय मंत्री भी बने। आप देख रहे हैं हर जगह जो है कि स्थिति यह है कि बिजली का तार तक जो चेंज नहीं हो पा रहा है। बांस में तार लटका करके लोग लाइट ले जा रहे हैं, पानी का समस्या है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के लोग देख चुके, सुन चुके हैं और देख रहे हैं कि स्थिति बहुत बुरा है, और लोग उम्मीद और आशा के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जुड़ रहे हैं। तो कुछ और अमरपुर विधानसभा की जब हम बात कर रहे हैं, और तो इसमें एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगा, क्योंकि आज के डेट में युवा शक्ति जिस भी राजनीतिक दल या जिस भी प्रतिनिधि के साथ अगर जुड़ जाती है तो एक बहुत बड़ी ताकत उनको मिल जाती है, चाहे वो वोट के रूप में हो या अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए हो। तो अमरपुर के युवाओं को आज सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है, और आपके पास ऐसी क्या योजना है उनके लिए जो कि आने वाले भविष्य में वो अपना एक बेहतर कल देख पाएं आपके साथ? देखिए, आप सबसे बड़ा मुद्दा है अमरपुर और बांका ही नहीं, पूरे बिहार के युवाओं का मुद्दा है रोजगार जी। और पलायन। जो पलायन लोग कर रहे हैं, हमारे महागठबंधन के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी 18 महीने के कार्यकाल में उन्होंने जो काम करने का काम किया, लाखों लोगों को नौकरी देने का काम किया, तो लोग एक उम्मीद भरी निगाह से उनको देख रहे हैं। लोगों को लगता है कि उनके आने के बाद निश्चित तौर पे परिवर्तन बिहार में होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अच्छा काम किया, ठीक है, लेकिन अब उनका जो है वो कार्यकाल जो है, पिछला कार्यकाल और अभी के कार्यकाल में आप देखेंगे कि आप मुख्यमंत्री जी से आप बहुत कुछ उम्मीद नहीं कर सकते हैं। उनको चलाने वाले, रिमोट वाले जो है कोई और लोग हैं। इसलिए एक उम्मीद पूरा बिहार कर रहा है हमारे तेजस्वी जी के ऊपर कि वो युवा है, युवा सोच है, और जो विपक्षी दल वाले हैं वो सिर्फ डर दिखा करके वोट लेना चाहते हैं कि 90 के पहले क्या हुआ, 90 के बाद क्या हुआ करता था। तो उस डर के साये से लोग बाहर निकल चुका है। आज का युवा पढ़ा लिखा है, आज मोबाइल क्रांति है, तो लोग जुड़े हुए हैं, पूरे देश के से लोग जुड़े हुए हैं, देखते हैं कहाँ क्या हो रहा है और किसने क्या किया है। तो उसी उम्मीद और आशा के साथ युवाओं का रुझान जो है युवा नेतृत्व के लिए है। अमरपुर विधानसभा या पूरे बांका जिला की बात करें या बिहार की बात करें, तो एक समस्या जो एक पत्रकार के तौर पे, एक जर्नलिस्ट के तौर पे मुझे भी देखने के लिए मिलती है, मैं खुद बांका जिला का रहने वाला हूँ, कि यहाँ विद्यालय हैं, अस्पताल भी है, विभिन्न तरह के भवन जो है लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के नाम पे इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाया गया है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे लोगों को इसका फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। शिक्षा की गुणवत्ता में कमी है, अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी है, इक्विपमेंट्स की कमी है,
तो इस सब को आप कैसे देखते हैं और इसमें क्या सुधार आ सकता है अगर आप आते हैं तो? शिक्षा एक भी महिला महाविद्यालय नहीं है जी आपके अमरपुर संभोज प्रखंड में, नहीं है। स्वास्थ्य की जहाँ तक बात की जाए तो स्वास्थ्य में आप महिला चिकित्सक नहीं है जैसा लोग बताते हैं और जो रिपोर्ट है। भ्रष्टाचार चरम पे, करोड़ों रुपए का वर्क दिखाया जा रहा है, करोड़ों रुपए का यहाँ पे काम हुआ है। उसी की बात मैं कर रहा था कि कागज पे काम दिख रहा है लेकिन जनता को जमीनी कागज पे काम दिख रहा है। तालाब जो बनाया गया है वो तालाब उसका कोई क्या बोलते हैं डीपीआर ढंग से नहीं बनाया गया और ऐसा हुआ दलित तीन दलित बच्चा अभी जो है आपका दुर्घटना में डूब करके मर गया, मृत्यु हो गई। कोई बनाने का तरीका नहीं था, सिर्फ लूट खसोट हुआ है। गहराई कितना होना चाहिए, पानी कैसे रहेगा, उसके लिए सुरक्षा तटबंध क्या होना चाहिए, कोई ध्यान नहीं दिया गया। भ्रष्टाचार चरम पे है। और अमरपुर में इकलौता रेफरल अस्पताल है जिससे कि इतनी बड़ी आबादी के लिए एक उम्मीद की किरण है और लोग मजबूरी में ही अस्पताल जाते हैं, लेकिन वो इतना बड़ा अस्पताल जो इतनी बड़ी आबादी के लिए इकलौता अस्पताल है वो आयुष चिकित्सकों के भरोसे है। वहाँ पे एमबीबीएस या सिविल सर्जन जैसे डॉक्टर्स नहीं है। तो इसके लिए आपने क्या सोचा है? अगर आप आते हैं तो क्या इसमें बदलाव आएगा? बिल्कुल बदलाव आएगा, हर चीज में बदलाव आएगा। आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि एक बार अमरपुर वासी, अमरपुर विधानसभा के मतदाता मालिकों मेरा यदि समर्थन करते हैं तो निश्चित हर चीज में बदलाव आना है। अभी जो माफिया राज चल रहा है बालू के मामले में आप देख रहे हैं, खुल्लम खुल्ला बालू अवैध उत्खनन हो रहा है और निश्चित तौर पे उतना बड़ा उत्खनन जो होता है वो सत्ता के संरक्षण में होता है। सत्ता वाले सिर्फ बालू उठाने का काम कर रहे हैं। उसी भदरिया में, जो भदरिया हमारा है, वहाँ पौराणिक रूप से जो है बहुत महत्वपूर्ण जगह है और अवशेष भी मिला था, बौद्धकालीन अवशेष मिला था, 3-4 हजार साल पूर्व का था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे वहां पर और लोगों को एक उम्मीद की किरण जगी थी कि अब हमारे यहाँ जो है निश्चित तौर पे एक पर्यटक स्थल के रूप में जो है अमरपुर का पहचान होगा। और बालू माफियाओं के क्या कहा जाए दबाव में या बालू माफियाओं के चंगुल में कुछ आगे नहीं बढ़ पाया, सिर्फ बालू उठाने के कारण से उस अवशेष को भी खत्म कर दिया। वो भी भ्रष्टाचार का ही भेंट, भ्रष्टाचार का, बिल्कुल। अब मैं सर आपसे कुछ सवाल बैंकिंग और कोऑपरेटिव के क्षेत्र से जुड़े कुछ सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि अभी आप अमरपुर में विधायक के तौर पे आएंगे तब जनता आपके कार्यकाल को देखेगी, आपके काम के तौर तरीकों को देखेगी, लेकिन इस पद को आप बहुत दिन से सुशोभित कर रहे हैं और आपकी जीत जो आपने बताया कि बिहार में एक बहुत बड़े उदाहरण के तौर पे भी देखी जाती है, आपने सबसे ज़्यादा अंतर से चुनाव जीता। तो सर आप अगर जैसे द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं, आपकी प्रमुख उपलब्धियां क्या रही है एज ए चेयरमैन? मेरा देखिए सबसे पहले है कि बिहार में, देश में कहा जाए, पिछले कार्यकाल में जब हमारे आदेश तरवारे साहब डीएम हुआ करते थे, भागलपुर में डीएम थे, उनको बुलाए थे और नाबार्ड के सीजीएम आए थे, तो पूरे रुपए कार्ड जो है पूरे बिहार में नहीं पूरे देश में पहला भागलपुर ने करने का काम किया था। तो मेरे कार्यकाल में ही कोशिश यही रहता है कि कुछ नया करें और करने का काम करते हैं। तो भागलपुर कोऑपरेटिव बैंक इस बार भी किसानों के लिए 388 करोड़ रुपया बांका भागलपुर के किसानों के लिए हम लोग धान खरीद के लिए राशि निर्गत किए। और कोऑपरेटिव बैंक का लक्ष्य है कि किसान तक, ये तो सहकारी बैंक है और सहकारी जो है आम सहकार के माध्यम से, आम लोगों के माध्यम से है, सहकार से समृद्धि हम लोगों का लक्ष्य है जी। तो आम लोगों के लिए पहुंच वाला बैंक, केसीसी देना हमारा दायित्व बनता है, हम देते हैं लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड। माननीय मुख्यमंत्री कोऑपरेटिव आपके आए हुए थे, उस दिन भी हम लोगों ने केसीसी देने का काम किया है। ये कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन होने की हैसियत से जो है हम उस मीटिंग में भी उपस्थित थे और हमने अपने हाथों से भी किसानों को अपने बैंक से केसीसी कार्ड, केसीसी देने का काम किया। कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से लोग धान बेचते हैं और पैसे की कोई कमी नहीं होती, आप लोग देखते भी होंगे। हमारा कोशिश है कि बांका जिला के जितना किसान है सभी अपना भारत सरकार के समर्थन मूल्य पे जो धान बेचने का जो राशि है उस राशि पे बेचे, जो न्यूनतम दर उस न्यूनतम दर पे बेचे और पैसे कभी कोई कमी नहीं रहने दी जाती है।
मतलब पूरी पारदर्शिता आपने बिल्कुल, बना कर बिल्कुल। रखी है। और जो आपने बताया कि रुपए कार्ड पहली बार भागलपुर जिले में ही या भागलपुर प्रमंडल में इस तरह से ये चीज़ें हुई है जी। निदेशक परिषद ने निर्णय लिया, साथ ही साथ हम आम सभा के माध्यम से भी जो है उसको पास करवाए हैं कि भागलपुर कोऑपरेटिव बैंक का बाका में डीएम को ठीक सामने में 5-6 है, इसमें सहकार भवन बना। खाली वाले जमीन पे हमने एनसीडीसी और नाबार्ड के अधिकारियों से बात किया है और माननीय मंत्री से बात किया है कि उस जमीन पर निर्णय भी लिए हम लोगों ने लिया है कि यहाँ पर सहकारी महाविद्यालय खुले। हम लोग निर्णय ले लिए हैं जिसमें किसान अपने कैसे उपज करेंगे, कैसे उपज बढ़ेगा, इससे कृषि विश्वविद्यालय होता है, उसी तरह सहकारी प्रशिक्षण के लिए तो वो जमीन अपना देने में हम लोग तैयार हैं। और सरकार से बात हो रही है नाबार्ड एनसीडीसी के माध्यम से कि 4 लोग प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पे पूरे एक जो पूरे बिहार में कहीं पर नहीं है। अभी गुजरात में के बनासकांठा में एक सहकारिता विश्वविद्यालय का 5 जुलाई को होना है, आपका शिलान्यास होना है, उद्घाटन होना है। माननीय प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी और कोऑपरेटिव मिनिस्टर अमित शाह जी कर रहे हैं। उसी तरह हम लोग बाका बिहार में कहीं बाका में अपनी जमीन को देने के लिए हम लोगों ने प्रपोजल दे दिया है, प्रस्ताव दिया। बिल्कुल पारित हमारे कोऑपरेटिव बैंक के आम सभा में पारित हो गया है। आपके यहाँ की आम सभा में पारित हो गया है। और अगर इस तरह की चीज आती है तो एक अप्रत्याशित बदलाव जो है किसानों के जीवन में देखने के लिए मिलेगा, उनको टेक्निकल जानकारी भी मिलेगी। बांका और अमरपुर क्षेत्र के हजारों खाताधारक जिनका की खाता कोऑपरेटिव बैंक में है, तो आप उनके भरोसे पर जो कोऑपरेटिव बैंक है वो कैसे खरा उतरेगा, आप उनको क्या आश्वासन देना चाहेंगे? सभी खाताधारक को तो हम लोग कृषि ऋण देते हैं और हम लोगों से चाहेंगे बांका के किसान या भागलपुर प्रमंडल के जो हमारे किसान हैं वो अपना सहकारी बैंक जो है वो किसानों के लिए है और अब इसका मुख्यालय आपका भागलपुर ही है। अन्य बैंक में, सरकारी बैंक में आप रखते हैं पैसा, जो बैंक आपका नेशनलाइज बैंक है उसका मुख्यालय पटना है, इस बैंक का मुख्यालय भागलपुर है। तो आप यदि यहाँ पे रखते हैं, हम लोग जैसे आपका बैंक है, आपके घर का बैंक है और हम लोग चाह रहे हैं अभी कि टैक्सों के माध्यम से लोकल स्तर पे भी जो बैंकिंग सुविधा देने जा रहे हैं कि हर पंचायत में बैंकिंग सुविधा का प्रयास हो रहा है। मिनी बैंक, हाँ मिनी बैंक, ठीक है। दूसरा है कि हमारा कि ये बैंक यदि लाभ अर्जित करता है तो यहाँ के लोगों को फायदा हो। जैसे कि अभी आपका नेपाल में बाढ़ आया था, सॉरी भूकंप आया था पिछले बार, तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को 5 लाख रुपया अपने बैंक के माध्यम से जो फायदा वाला था उसे देने का काम किया। तो यह बैंक जो है यहाँ कोई आपदा आता है तो हमारा मुख्यालय यहीं पे, तो हम बिहार के हित में जो है बिहार में भी हम लोगों ने देने का काम किया था। तो मेन है मकसद कि लोगों का भरोसा हो और भरोसा लोगों का है। मेरा आग्रह है कि आप अपना अकाउंट कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से खुलवाएं बैंक में, और एटीएम कार्ड देते हैं कि आप राशि निकालेंगे तो आपको ब्याज लगना है। केसीसी हम सबका करने तैयार हैं, लोग आवेदन दें टैक्स अध्यक्ष के माध्यम से या कोऑपरेटिव बैंक में जाकर के। किसी कोई समस्या होता है, मेरा फोन नंबर है, वो फोन कर सकते हैं। करोड़ों रुपया रखा हुआ है बैंक में, हम लोग चाह रहे हैं लोगों को, अब मात्र 3% के ब्याज दर पर, काफी सस्ता है। हाँ, काफी सस्ता है, सभी बैंकों के बिल्कुल 7% ब्याज दर पर लोन मिलता है। 3% भारत सरकार देती है, 1% ब्याज सरकार देती है। पूरा किताब है और जवाबदेही है। ये यदि आप कोई विधायक बनते हैं या कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन बनते हैं, मंत्री बनते हैं, तो ये जिम्मेवारी है और जवाबदेही बढ़ जाती है। तो आपका दायित्व बनता है लोगों के प्रति लॉयल होना और लोगों को समस्याओं को बढ़ चढ़ के सुनना। ये विधायक मंत्री बनना ये नहीं है कि आप पटना में बड़ा सा आवास मिल गया वहां पे रह रहे क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है। विधायक मंत्री लोग चुनते हैं, उनके समस्याओं को सुने। आप देखते हैं कि अभी आपके सामने में आपने देखा कि इस्माइलपुर प्रखंड भागलपुर जिला में जो पड़ता है, वहां से टैक्स अध्यक्ष हमारा फोन करते हैं तो हम उनका लाइन पर लेकर के अधिकारी डीसीओ से बात करते हैं। तो ये एक जवाबदेही है, जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी का निर्वहन करना राजनीतिक व्यक्ति जो है या हर व्यक्ति का दायित्व बनता है। पद सिर्फ जो है अपने सत्ता सुख के लिए नहीं होता, पद होता है लोगों को
सेवा करने का एक माध्यम है और हम सेवा के माध्यम के लिए ही पद में इस राजनीति में आए हुए कि सेवा करना चाहते हैं और करते हैं। सर, आपसे एक और सवाल मैं करना चाहूँगा, अगर आप विधायक बनते हैं तो क्या आप हर 6 महीने में अपने कार्य क्षेत्र का, अपने विधानसभा की प्रगति रिपोर्ट जनता के सामने जारी करेंगे, एक समीक्षा करेंगे अपने कार्यों की? आप लोग 6 महीने की बात करते हैं, मेरा तो कहना ये है यदि मुझे जनता मौका देती है तो मैं आपके और कैमरा और रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि मैं पंचायत में शिविर लगवाऊंगा, पंचायत जाकर के समस्याओं सुनूंगा। प्रखंड में आपका 2 प्रखंड का विधानसभा 27 प्रखंड के प्रतिनिधित्व करते हैं, तो मेरे लिए तो ये छोटा क्षेत्र है और एक जिम्मेवारी भी मिलती है, तो हम दोनों प्रखंडों में खुद बैठक करके लोग समस्याओं को सुनेंगे और पंचायत लेवल पे समस्या सुनना ही सुनना है। बिल्कुल इसमें जो है तो पारदर्शिता बनी बिल्कुल रहेगी बिल्कुल। और आपके और मैं एक वादा ये जरूर करता हूँ कि जो भ्रष्टाचार आज की डेट में हो रहा है, जैसे एक आपने अमरपुर में देखा कि अमरपुर में उस बैठक में हम भी गए थे, एक धरना दिया मोटेशन के मामले में सीओ के द्वारा जो किया जा रहा था, सीओ के विरोध में लोगों ने आपका एक धरना प्रदर्शन कार्यक्रम किया था, किसान संगठन के द्वारा मुझे बुलाया गया, हम भी उसमें गए थे। धरना देने के वालों के ऊपर जो एफआईआर किया जाता है, धरना जिन्होंने दिया उनके ऊपर एफआईआर किया जाता है। हम डीएम साहब को वहां से फोन करके बोले थे कि ऐसा ऐसा मामला है, इतने किसान यहाँ पे हैं, इतने पब्लिक यहाँ पर धरना पे बैठा हुआ, ये समस्या है। डीएम साहब ने संज्ञान लिया, तब तो दूसरे दिन वो एफआईआर के लिए आवेदन दे देती है सीओ मैडम, और एफआईआर तो हमने डीएम साहब को बोला, डीएम साहब 9:34 पे वहां पर पहुंचते हैं। तो कहने का मतलब है लोकतंत्र में विरोध जो है या अपनी बातों को रखने के लोग निश्चित तौर पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से रखते हैं। यहाँ क्या सत्ता में अंकुश है, उसके ऊपर एफआईआर करने का काम किया जाता है। कैसे पता चला एफआईआर कर देते हैं? उसमें भी खासकर चुनिंदे सब लोगों जो नेतृत्व करता लोग थे, उन्हीं 6 व्यक्ति के ऊपर एफआईआर होता है। तो मैं इतना वादा करता हूं कि ये भ्रष्टाचार जो है, भ्रष्टाचारियों को अमरपुर विधानसभा में तो नहीं रहने देंगे, चाहे इसके लिए जो करना पड़े। मैं ये पूरा वादा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। साथ ही साथ जनभावनाओं का भी कदर नहीं हो रहा आज की डेट में। आप हम लोगों का एक पापनीय स्थान है पवई पंचायत में, जहां पर हिंदू धर्म का आस्था और विश्वास और भरोसा का प्रतीक है। उस परिसर में आप सरकार भवन बना रहे हैं, सरकार भवन बनवा रहे हैं। सरकार भवन बन कैसे रहा है? तो भवन निर्माण विभाग के माध्यम से बन रहा है। भवन निर्माण विभाग के मंत्री कौन है? तो स्थानीय विधायक भवन निर्माण विभाग के मंत्री हैं, उनके कोटे से बन रहा है, उनके निविदा निकाले हुए, कोटे से, उनके विभाग से बन रहा है, निविदा वही निकाले हैं। लोगों की जनभावना था कि मंदिर परिसर को छोड़कर अन्य जगह बनाया जाए, इसी पंचायत में बनाया जाए, पंचायत में जो अन्य जमीन है बिहार सरकार बनाया जाए। हमने डीएम साहब को फोन किया, डीएम साहब ने बोला कि अन्य जगह जो बनाते हैं आप जमीन दे दीजिए हमको, जो स्थानीय लोग मिलने गए थे वहां के। तो जब वो वहां पर जाते हैं डीएम साहब पास, शनिवार को जाते हैं, डीएम साहब सोमवार को पूरे पेपर लेके आइए, और रविवार जो है तोड़ फोड़ किया जाता है। लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता है और सत्ता संरक्षण के दबाव में ये सब होता है कि कोई विरोध नहीं करे तो विरोध को दबाने का काम किया था। आप लोगों को मालूम होगा कि अभी एक बूढ़ी माँ जिनसे मिले हैं, तो उनके बेटा लालू पांडे जी के भाई, उनके मेडिकल पे छापा मारा किया था। क्यों भाई? तो वो आस्था का जो प्रतीक था उसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया, उन्होंने विरोध करने का काम किया, यहाँ पे नहीं बनना चाहिए, तो उनको जेल भेज दिया जाता है और 3-4 महीने से वो जेल में आज बंद है, हाईकोर्ट से बेल के इंतजार में। ये यहाँ पर चल रहा है, लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो हम निश्चित तौर पे यही आपके माध्यम से कहना, चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि आने वाला अमरपुर निश्चित तौर पे बदला हुआ दिखेगा। लोग यदि मुझे मौका देती है तो ये मनमानी नहीं होगा, लोगों के जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, ये पूरा वादा करते हैं। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अगर जितेंद्र सिंह जी को मौका देती है अमरपुर की जनता, तो ये अमरपुर के जो लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जो भ्रष्टाचार, अनियमितता
और आज के अराजकता के माहौल का जो शिकार हुई जनता है